एक्टर को एक्टिंग स्कूल जाने की जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस हासिल करने। और उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं यूसुफ खान, दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब। वो कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गए। आई हैव ऑलवेज बीन अ प्राइवेट पर्सन बिकॉज मेरा ये मानना है कि माई वर्क शुड स्पीक फॉर मी। अगर लाइटमैन लाइट पकड़ रहा है तो कौन से सीन का कौन से शॉट के लिए लाइट पकड़ रहा है। जिस तरह से मैं अपने रोल्स किया हूं, अपने आप को प्रेजेंट किया हूं, उसका ऑरा एक है, चाहे कोई भी कितना भी मना कर ले, ओके, लेकिन 5-10 मिनट तो रुक जाएगा वो मेरे सीन्स देखते हुए। तो रियल लाइफ में जो बंदा इतना रोमांस कर सकता है वो रियल लाइफ में इतना पीछे क्यों है? आपको कैसे पता मैं पीछे हूं? तो क्या स्टेटस है आपका? बड़े ही शिद्दत के साथ लोग इंतजार कर रहे थे कि राहिल आजम कब उनके सामने आएंगे। अब वो पराग कोठारी बन के आएंगे या क्या बनकर आएंगे ये तो नहीं पता था, लेकिन शिद्दत के साथ ही राहिल ने अपना कमबैक तो नहीं बोल सकते बट हाँ सरप्राइज जरूर दे दिया है। मैनी कांग्रेचुलेशन राहिल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्चुअली लोग शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए कि जो एक छोटे से ब्रेक जो हमने देखा, ऑन स्क्रीन ब्रेक, जो ऑडियंस से आप दूर रहे, ऑफ कोर्स आप बिजी तो थे ही, जो हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं, ये स्पेशली फॉर शिद्दत था या क्या था? नहीं, ये ऊपर वाले के हिसाब से स्पेशली फॉर शिद्दत था। ओके ओके, क्योंकि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, Right. है ना। तो अनुपमा में एक ऐसा फेज आया जहां पे पराग कोठारी को दिखाना नहीं था, उसको कुछ महीने गायब करना था। वो फेज अभी भी चल रहा है। ओके, स्क्रिप्ट के हिसाब से उसकी वापसी आगे हो सकती है, लेकिन उसको कभी फुल स्टॉप नहीं हुआ है अभी तक, या नहीं भी हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मुझे डीकेपी के साथ काम करना था और राजन जी के साथ काम करना था। ठीक है, अब ये जो समय मुझे मिला अनुपमा से निकलना वर्ड यूज नहीं करूंगा, अनुपमा से कार ड्राइव करते हुए घर की तरफ जाते हुए छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, छोटा कमर्शियल ब्रेक हाँ। जो मिला, तो वो वहां पे जन्म हुआ शिद्दत का। इंस्टाग्राम रील्स बनाता था मैं काफी, तो उस पे काफी समय मैं एडिटिंग में बिताता था। 4-5 घंटे लगते थे मुझे एडिट करने एक छोटी सी रील, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से एडिट करना था। तो ये करते 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 मुझे लगा अगर मैं रील्स में इतनी मेहनत कर रहा हूं तो क्यों ना मैं एक म्यूजिक वीडियो ही बना दूं। 4 मिनट का म्यूजिक वीडियो होता है, लेकिन अभी म्यूजिक वीडियो बनाओ, कैसे बनाओ यार, पहली बार मैं कर रहा हूं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि एक्टर को एक्टिंग स्कूल जाने की जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस हासिल करने। और उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं यूसुफ खान, दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब। वो कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गए। ओके, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर विजन है तो मैं उस विजन को सेल्यूलॉइड पे ला सकता हूं। मुझे सिर्फ एक कैमरामैन की जरूरत है और एक टीम की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो अब गाने की चॉइस थी, तो मेरा ये फैसला था कि मैं गाना तभी बनाऊंगा, म्यूजिक वीडियो तभी बनाऊंगा जब मुझे ये पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि ये गाना हिट होगा। ओके, अब मुझे यकीन कैसे होगा कि गाना हिट होगा? क्योंकि अगर आपने देखा तो जितने भी मैंने रील्स बनाए हैं वो सारे 80s, 70s, 90s के गानों पर बनाए हैं, जो आज भी हम लोग 50 बार सुन सकते हैं, 100 बार सुन सकते हैं। हर चाय के दुकान पे वही बजते हैं, कहीं आप हर चीज। तो मुझे वो एक वो जो एक टेस्ट होता है ना एक ऑडियंस का, हमारी जो इंडियन ऑडियंस का, वो हर गाने में एक आत्मा ढूंढती है, हर विजुअल में एक आत्मा ढूंढती है। अगर वो मिल जाए ना तो आपने बाजी जीत ली। ओके, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो या टेलीविजन सीरियल हो या व्हाटएवर। अब टेलीविजन में भी कंटेंट ही चलता है। तो मुझे जब गाना मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाना ऑडियंस को जरूर पसंद आएगा। कहानी एकदम से फ्लैश हुई, पता नहीं कैसे हुई वो। फिर मैंने 1 लाइन लिखा उसका, फिर पूरी कहानी लिखी, स्क्रीन प्ले लिखा, फिर मैंने सीन्स लिखे उसके, फिर डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा शॉर्ट डिविजन लिख दिया पेपर में। तो मेरे पास सब चीज तैयार थी, और मैं चाहता था कि मेरी यूनिट में सब लोगों के पास वो एक कॉपी रहे, जो पानी सर्व कर रहा है लोगों को, जो चाय सर्व कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि वो कहां पे है, क्या कर रहा है और क्या हो रहा है सेट पे।
इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर लाइटमैन लाइट पकड़ रहा है तो कौन से सीन का कौन से शॉट के लिए लाइट पकड़ रहा है, चलो, तो उस पे काफी होमवर्क करना पड़ा मुझे। अब ये समय जो मिलता गया मुझे अनुपमा से, वो मैं चाहता था कि थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए समय, क्योंकि मेरा काम खत्म नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद आई बारी कास्टिंग की। अभी मुझे एक पर्टिकुलर फेस चाहिए था, लड़की जो मेरे पास कुछ रेफरेंस था मेरे कैरेक्टर स्केच के हिसाब से। तो मैंने कम से कम 100-150 प्रोफाइल्स देखे होंगे, मैं जितना मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं इतना थक गया, मुझे वो कैरेक्टर में फिट होने वाली लड़की मिल ही नहीं रही थी। बाकी बहुत सारे थे जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत खूबसूरत हैं, सब है, लेकिन उस किरदार में फिट बैठने वाली मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही थी। मैंने कई कास्टिंग वालों को कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे रेफरेंसेस भेजे, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, हर जगह देखा, हुआ ही नहीं। फिर फाइनली मुझे कांटेक्ट हुआ एक लड़की से। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने बोला कि मैं सो एंड सो हूं, और मेरी हमेशा ये आदत होती है कि मैं ये नहीं मान के चलता कि सब लोग मुझे जानते हैं। क्यों मालूम है? टेलीविजन इतना बड़ा मीडियम है, ओके, आपके हाथ में रिमोट है, जरूरी नहीं कि सब लोग आपका शो देखें। तो मैं आज भी जब भी किसी को फोन करता हूं, मैं या मैसेज करता हूं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं कि माय नेम इज राहिल आजम, आई एम अ पार्ट ऑफ टेलीविजन, आई हैव बीन डूइंग टेलीविजन फॉर मेनी इयर्स एंड मैंने ये शो किए हैं। अब उनमें से कोई भी एक किरदार को वो पहचान जाते हैं, ऊपर वाले का रहम है, एंड वो देन दे रिलेट टू मी इमीडिएटली। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ, इमीडिएटली उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, तो और मैंने शुरू में ही उनसे एक वादा किया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको इस तरह से प्रेजेंट करूंगा, ये मेरा वादा है कि इससे पहले टीवी में आपको किसी ने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया होगा। ओके, ये मेरा वादा रहा। ओके, बट लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, उन्होंने ना ये पूछा कि कौन सा लेबल इसको रिलीज कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। मुझे वो ही सबसे अच्छी चीज लगी, क्योंकि उनको मेरे स्क्रिप्ट पे भरोसा था। फिर मैंने उनको फ्री छोड़ा। मैं बोला आपको जिस तरह से कपड़े आपको पहनने हैं आप डिजाइनर को बता दो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल, जिस तरह से आपको बाल रखने हैं, मेरा किरदार ये है, ठीक है। किरदार के दायरे में आपको जो करना है आप करो, यू आर फ्री टू डू इट, ओके। एंड स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जो लड़की का किरदार है, इट इज उसका जो फुटेज है लड़के से ज्यादा है, है ना। हालांकि मुझे वीडियो बनाना था अपने लिए, अपने आप को, अपनी एक अलग तरह की इमेज लॉन्च करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब मैंने बैठा तो मेरे अंदर 4-5 लोग थे। कौन? एक डायरेक्टर था, एक एडिटर था, एक स्टोरी राइटर था, एक स्क्रीन प्ले राइटर था। अभी मैं सेल्फिश नहीं हो सकता था। एज एन एक्टर अगर मैं सेल्फिश हो जाऊं तो मैं सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करूं, ओ हीरो एंट्री, ये वो, सिर्फ मैं चाहता तो पूरा गाना अपने ही ऊपर ही बना सकता था, उसकी कहानी दिखा सकता था मैं, कोई भी स्टोरी चेंज करके। लेकिन नहीं, मुझे आई वांटेड टू बैलेंस एवरीथिंग, सब कुछ बैलेंस करके। फिर मुझे जब मैंने पहला दिन जब शूट खत्म हुआ, तब मुझे यह एहसास हुआ कि नहीं, मैंने करेक्ट चॉइस की थी जो मैंने प्रीति चौधरी को इस रोल के लिए साइन किया। एंड मैं बहुत खुश हूं मेरी कास्टिंग से। कास्टिंग वाज द मोस्ट टफेस्ट। एंड उसके बाद शूट वगैरह तो वो हो गया था। हालांकि लोकेशंस जो मैंने ढूंढे थे, खासकर पहले वीडियो के लिए, काफी लोगों ने मुझे बोला ये राहिल आपका पहला वीडियो है, इतना तामझाम। तो मैं बोला यार देखो, करो तो बैठो तो बड़े पेड़ के नीचे बैठो, ढंग से गिरो तो बड़े पहलवान से गिरो, ये बचपन से कहावत सुनता आ रहा हूं मैं। तो पहली बार, बिकॉज जिस तरह से मैं अपने रोल्स किया हूं, अपने आप को प्रेजेंट किया हूं, उसका ऑरा एक है, चाहे कोई भी कितना भी मना कर ले, ओके, लेकिन 5-10 मिनट तो रुक जाएगा वो मेरे सीन्स देखते हुए। वो तो है, उतना तो क्रेडिट लूंगा क्योंकि मैं उतनी मेहनत करता हूं। तो सिमिलरली मुझे लगा कि मैं प्रीति को भी उसी तरह से प्रेजेंट करूंगा। और फिर लोकेशंस भी जो थे, हम लोग जो एक दिन तो हमें ऐसे लोकेशन पे शूट किए जहां पे बाइक और कार भी नहीं जा सकती, वैनिटी तो दूर की बात। तो हम लोग सब एक छोटा सा इतना सा कॉटेज था बस, तो पूरी यूनिट उसी में बैठी थी धूप की वजह से, क्योंकि मई के महीने में मैंने शूट किया,
इतनी गर्मी मैं बता नहीं सकता आपको। और मुझे उस तरह का लोकेशन चाहिए था, और वो परफेक्ट जिस तरह से मैंने विजुलाइज किया था, मेरी प्रोडक्शन टीम ने बिल्कुल, मैंने जो सपने में देखा था, जब मैं आंख खोला तो मुझे लगा मैं अभी भी सपना देख रहा हूं, क्योंकि वो सेम विजुअल था। तो वो सब चीजें जम गई, फिर शूट अच्छे से हो गया। फिर बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई वो थी एडिटिंग। अभी एडिटिंग इतनी इंपॉर्टेंट अहम चीज है, वो एक फिल्म को, एक सीरियल को, एक म्यूजिक वीडियो को किसी को भी बिगाड़ सकती है, ओके, और किसी भी चीज को एनहांस कर सकती है ना। तो उस पे तो मैंने क्या किया, अगर मैंने विजुलाइज किया है ये, अगर मैं किसी और को दे दूंगा एडिट करने, तो उसको उसके जहन में एक कहानी नहीं है, उसने ये कहानी जी नहीं है। जो 4 महीने से मैंने इस कहानी को जिया है, ओके, वो उस लड़की को उस तरह से पेश नहीं कर पाएगा जिस तरह से मैं उसको पेश करना चाह रहा हूं। तो फिर मैंने फैसला किया, नहीं, मैं एडिट पे बैठूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका पूरा रफ एडिट बनाया, और मैंने एक एडिटिंग स्टूडियो हायर किया। वहां पे गया, वहां के लोग बहुत हेल्पफुल थे। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई बाहर वाला आके एडिट कर रहा है उनके डिपार्टमेंट में। तो लेकिन वो बहुत काइंड थे, उन्होंने मुझे मेरा सपोर्ट किया, और मतलब वो खुद मतलब इम्प्रेस हो गए थे कि सर, हमको भी खुशी है कि आप जैसे क्रिएटिव लोग अभी भी हैं जो एडिटिंग भी करना चाहते। तो वहाँ पे एडिटिंग का प्रोसेस चला, मतलब हालांकि है 4.5 मिनट का वीडियो, लेकिन क्योंकि मैं हर बारीकी चीज़ में घुसकर हर चीज़ मैं बारीकी से करता हूँ, तो फिर पूरा फाइनल एडिट पूरा हुआ, और बस 1-2-3 दिन पहले उसका DI हुआ है, और मैंने उसका एक प्रीव्यू देखा है। अभी देखते हैं आप लोगों को कैसा लगेगा परसों जब आप लोग। आपने 2 चीज बहुत अच्छी करी, एक तो कंटेंट और दूसरी कास्टिंग। हाँ। जब धुरंधर आई थी, आज तक लोग धुरंधर के मैच ढूंढ रहे हैं। हाँ। पीक डिटेलिंग एक वर्ड निकल गया था कि पीक डिटेलिंग से कास्टिंग हुई है, और कंटेंट मतलब बॉस 4 घंटे की फिल्म आप रील भी 30 सेकंड की नहीं देख पाते हैं, 10 सेकंड पे पसंद नहीं आई तो स्किप हो जाती है। बट धुरंधर जैसी जो फिल्म है, 4 घंटे लोगों ने बैठ के दोबारा देखी है। सो व्हाट डू यू थिंक, कंटेंट इज स्टिल किंग? कंटेंट विल ओनली वर्क। मैं कह रहा हूं ना, कंटेंट, सी, आपका कैमरा कितना एक्टिंग करेगा आपके लिए, आपका कैमरा कितनी चीजें छिपा देगा, कुछ भी कर लेगा। आप मुझे बताओ, टेलीविजन में एक हाई बजट शो जहां पे पैलेसेस दिखाया गया है, घोड़े दिखाए गए हैं, लैविश समुंदर, सब कुछ दिखाया गया है, कभी रेटिंग ले आया वो शो? सरस्वती चंद्रागर में बहुत बड़ा शो था। No. I'm talking about the locals. Yeah. I'm not talking about the content. सरस्वती चंद्र का कंटेंट अच्छा था। I'm talking about visuals. जैसे कई लोग आउट ऑफ बॉम्बे जाते हैं ना शूट करने, वो बोल रहा हूँ। आउट ऑफ बॉम्बे जब जाते हैं, तो the reason why I don't do shows out of Bombay is because मेरा ये मानना है कि टेलीविजन इज अ क्लोजअप मीडियम। ओके, आप see a common man will not relate to the visuals. उसको वो visuals अगर देखना है तो वो Instagram पे देख लेगा। He wants content. Yeah. He wants, the housewives are so tired by the end of the day, they want to smile. Okay, उनको लोकेल्स देख के वो स्माइल नहीं करेंगे, वो स्माइल करेंगे कैरेक्टर्स को देखकर। कैरेक्टर जो बयान कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, उसको देखकर वो लोग एंजॉय करेंगे। सो कंटेंट हैज ऑलवेज बीन स्ट्रांग राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बुनियाद, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ हम लोग। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमेडी, टिल टुडे नोबडी कैन मैच ये जो है जिंदगी। ओके, एंड उसके बाद भी जितने भी शोज अगर टेलीविजन में सस्टेन किए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कंटेंट। हो सकता है कंटेंट बाद में लैग करना शुरू हो गया होगा, बट ऑडियंस जम गई ना आपकी, ऑडियंस नहीं जाएगी, ऑडियंस इज लॉयल। वो आपकी ऑडियंस अगर आपकी हो गई है, अभी उसको पकड़ के कब तक रखना वो आपके ऊपर है, बट कंटेंट इज द बेस। तो अगेन कंटेंट एंड स्टोरी टेलिंग, Okay. जो पुरानी फिल्मों में होता था। Okay, so now tell me, टीवी में ऐसा क्यों होता है कि जब मेन लीड रोती है तभी लोग रिलेट कर पाते हैं? मतलब अगर मैं आपकी अनुपमा का एग्जांपल दूं, अनुपमा ने सारी पढ़ाई कर ली, अमेरिका गई, ड्राइविंग कर ली, एक चीज ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर पाई, सब कर पाई, फिर भी रोती रहती है। और तभी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब तक मेन लीड रोती है तब तक टीआरपी ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि आप वो दिखा रहे हो, आप जो दिखाओगे ऑडियंस देखेगी।
आप फॉर्मेट चेंज करो, 3-4 हफ्ते तक आपको थोड़ा लो फेज आएगा रेटिंग में, लेकिन आपकी ऑडियंस वापस जुड़ेगी। लेट 90s में रोती थी हीरोइन, अर्ली 2000 में रोती थी, नहीं रोती थी। उसके बाद रोना शुरू किया, ऑडियंस को आपने आदत लगाई, ऑडियंस को आदत लग गई। ओके, हीरो को भी रुलाते हैं, ओके, सब रुलाते हैं। आप फॉर्मेट चेंज करो, आप रिस्क लो। You have to take a risk if you want to change the content of TV. You have to forget about your daily ratings for at least a month, and आप content change करो अपने आप। मैं आपको लिख के देता हूं, ऑडियंस उसको अडेप्ट करेगी, because they have no choice. ओके, देखो सबके घर पे नेटफ्लिक्स नहीं होता है, बाकी के जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं, तो एवरीबडी हैज, मोस्ट ऑफ देम हैव केबल और व्हाटएवर, जहां पे स्टार प्लस, जी, ऐसे सब चैनल्स होते हैं, तो उनमें वो देखेंगे। ओके, मैं बोल रहा हूं ना, देयर विल बी अ लो फेज फॉर 1 month, बट उसके बाद दे विल डेफिनेटली कम। और अगर एक बार इफ दे आर हुक्ड ऑन टू इट, देन यू हैव क्रिएटेड समथिंग विच यू क्रिएटेड 20 years बैक। जैसे मेन लीड को जब तक नहीं रुलाओगे, ऑडियंस को खुश नहीं होती है, रेटिंग नहीं लाते। यू हैव टू टेक अ रिस्क। But I think nobody is ready to do that. Nobody is ready to, unfortunately, because there are a lot of producers who are ready to create, get new content, but उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। So that is why. So वो क्या होता है ना, it has become a cycle. Producer, you know, अगर कुछ नया करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, उसके चक्कर में डायरेक्टर फंसा है, he can't experiment, उसकी वजह से एक्टर फंस जाता है, एक्टर can't do what he wants to do. So there are a lot of things, but अभी चल रही है चीजें, वर्क हो रहा है, अभी सबकी अर्निंग चल रही है, रोजी रोटी है, अभी जब तक चल रहा है। अभी वी डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू चेंज, बट इफ इट चेंजेस आई थिंक इट विल बी ब्यूटीफुल। ओके, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन शिद्दत से लोग इंतजार कर रहे हैं पराग का, अनुपमा के लिए। मैं 2-3 मैं आपको थोड़ा डिटेल में पूछ लेती हूँ। एक तो पराग का इंतजार हो रहा है, और पराग हर जगह है, बट फिजिकली नहीं है। हमेशा पराग होता तो चल ही रहा है। दूसरा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बहुत ही प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं अनुपमा के सेट पे। मैंने कभी देखा ही गई हूँ तो आप बस काम से काम, उसके बाद कोने से निकल जाओ धीरे से। नहीं, I've always been a private person, because मेरा ये मानना है कि my work should speak for me. Okay. और ये शायद ये पहली बार है मेरे 25 साल की करियर में जो मैं किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। वो भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आजकल ये बहुत जरूरी हो गया है। हाँ। वरना मैं जिस शिद्दत से शिद्दत बनाया हूँ, वो शिद्दत आप लोग तक नहीं पहुंचेगी। इसके लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। बट यस, एज एन एक्टर मैंने कभी नहीं किया है। मैंने हमेशा अपने काम को ही, अपने आप को बयान करने के लिए छोड़ दिया था। बट ये जो है, इसमें हार्डवर्क काफी किया हूं मैं। तो मैं चाहता हूं कि ये घर घर तक सब लोगों के मोबाइल पे मेरा ही गाना बजे। बिल्कुल बजेगा। एक चीज और बताइए, आप रूपाली की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैंने सुना, इंटरव्यूज दे रहे थे आप। एक तो अनुपमा में वापसी हो सकती है, पहली बात तो हम इतना मान के चलते हैं। अच्छा, जब भी कोई कास्ट छूटता है ना, तो बड़े सारे अजम्पशंस आते हैं, और बहुत मैं इसको अजम्पशन या ओवर थिंकिंग का नाम देना चाहूंगी अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। सबका ब्लेम वही होता है कि रूपाली से झगड़ा हुआ था, रूपाली से झगड़ा हुआ था। बहुत सारे मैं भी सुना हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी देखा हूँ, लेकिन ये सब शायद वो पहली वाली स्टोरी थी हमारे कोठारीज आने से पहले। तो जब मैं सेट पे था ही नहीं, तो मुझे वो पता नहीं चलेगा। एंड क्योंकि कोठारीज आने के बाद तो हमारा सबका इक्वेशन बहुत अच्छा रहा है। शाज और कोठारीज हमारी बहुत जमती है, सारे एक्टर्स मिलजुल कर रहते हैं, हंसी मजाक चलता है सेट पे। जब रूपाली भी होती है तभी भी हंसी मजाक चलता है सब, एंड शी ऑल्सो एंजॉयज, एंड सब एक दूसरे पे प्रैंक्स करते रहते हैं। ऐसा तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। अब अगर लिखा गया है, अगर हुआ है, तो आई डोंट नो कहां तक सच है क्या है। तो आई एम एक्चुअली द रॉन्ग पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज मैं तो बहुत बहुत बाद में आया हूं। यू नो, अनुपमा तो वाज रूलिंग व्हेन आई एंटर्ड, इट वाज ऑलरेडी 5 years। ओके, टेल मी वन मोर थिंग, आपके रील्स इतने रोमांटिक होते हैं कि मैंने पर्सनली मैं देखती हूँ और बड़ा मजा आता है। कभी कभी तो वापस भी देखती हूँ आपका जसवीर के साथ जो रील्स होते हैं, और बहुत पुराने गानों पे आप जो बनाते हैं वो भी अच्छा लगता है। तो रियल लाइफ में जो बंदा इतना रोमांस कर सकता है, वो रियल लाइफ में इतना पीछे क्यों है? आपको कैसे पता मैं पीछे हूं? तो क्या स्टेटस है आपका? वो मैं क्यों बयान करूं? क्यों? आपको जो भी बयान करेगा वो मेरा वीडियो बयान करेगा। तो अगर आप वीडियो में जितने भी इमोशनल मोमेंट्स हैं, जो भी है, वो देखकर आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना रोमांटिक आदमी हूं।
बट कभी मॉम ने फोर्स नहीं की शादी के लिए? नो नो ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा चिंता मम्मी को है, तो मैंने मम्मी पे छोड़ दिया है। मैंने मम्मी को बोला आप ढूंढो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी हैज टू बी हैप्पी, राइट? ऑलराइट। और शी ऑल्सो बी हैज टू बी हैप्पी, बिकॉज वो भी अपना घर छोड़कर कोई और घर में रहने आ रही है, एक नए माहौल में आ रही है, so whatever. So you see, she should also be happy, I should also be happy, my mom dad also should be happy, everybody should be happy. तो अभी वो सब जम के वो कब आएगा, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। राइट। आज का आखिरी सवाल, आप इतने फिट लगते हैं आजकल ना, इंस्टा पे या हर जगह किस तरह से खूबसूरत बने, स्किन को कैसे अच्छा लगे, हेयर स्टाइल कैसे लगे, बाल कैसे झड़ने से रोके, एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा लोग ढूंढते हैं। आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूंगी, हाउ डू यू मेंटेन आपका? बहुत सिंपल है, मैं बताऊं? जी प्लीज। मुझे आजू बाजू क्या चल रहा है मुझे से कोई मतलब नहीं, नो स्ट्रेस, ठीक है? मुझे अपनी नींद प्यारी है, 7-8 घंटे की नींद। अब जब से शिद्दत में मैं स्टार्ट किया हूँ, मैं बहुत कम सो रहा हूँ। ओके, मैं रोज हर सुबह 4 तक जागता हूँ। कुछ ना कुछ मुझे थॉट्स आते हैं तो मैं चेंजेस करते रहता हूँ एडिटिंग में या कुछ ना कुछ, लेकिन एक बार ये लॉन्च हो जाए उसके बाद फिर वापस वही पैटर्न होगा मेरा। तो मेरी बहुत सिंपल लाइफ है। मैं जब शूट करता हूँ तो मैं सेट पे हूँ, जब मैं शूट नहीं करता हूँ तो मैं घर पे हूँ। कौन क्या किया, किसका क्या हो गया, अरे उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ, वो जब चीज शुरू होती है ना, उसको इतना मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, वहां से जो है आपकी नींद हराम होना शुरू हो जाती है, आपके चेहरे पे वो दिखने लगता है वो सब। एंड क्या है, यू ऑलवेज व्हेनेवर यू गो टू बेड, मैं जब भी जाता हूं मेरा यही होता है कि आपने किसी के साथ किसी को हर्ट नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, बस आपने आज बहुत शिद्दत से काम किया सेट पे, आपका डायरेक्टर खुश हुआ, सुकून की नींद सो गए आप। तो जितना आप ओवर एम्बिशियस होंगे, देखो अगर आप में टैलेंट है, अगर वो अपने आप हो जाएगा। आप उसके इतना परेशान हो कि अरे नहीं यार वो मेरे आगे निकल गया, वो मेरे आगे निकल गई, ये वो। मैं स्टार्टिंग से ऐसा नहीं हूं। मेरे सामने आप कुछ भी लगे, उस टाइम पे अगर मुझे सोना है तो मैं सो जाऊंगा। ओके, मैं अपने हिसाब से उठूंगा, अपना जो रूटीन फॉलो करूंगा, सब कुछ करूंगा। एब्सोल्युटली सिंपल लाइफ। तो आई थिंक जब जो बोलते हैं शेख अपना अपना देख। व्हाट इज द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम शिद्दत? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। या सो लर्निंग फ्रॉम शिद्दत, बिकॉज आपने सारे रोल्स प्ले किए हैं। Yeah. तो कभी क्या होता है ना कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि कैमरामैन को क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन जब मैं कैमरामैन बनूंगी तो मुझे पता चलेगा भाई उसकी तो कुछ और दिक्कत थी। सो व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग? So, my biggest learning from Shiddat is what I've technically Yes. is editing. Okay. Okay. Direction तो I always had a vision. तो डायरेक्शन में क्या होता है ना, इट इज यू हैव अ शॉट इन माइंड। आपने ऐसा शॉट ले लिया, आपने ऐसा ये ले लिया, बट उसको जो जोड़ना होता है ना, और किस तरह से जोड़ना होता है, और कहाँ कहाँ उसको ट्रिम करना होता है। तो एडिटिंग में आई हैव लर्नड अ लॉट इन शिद्दत ओवर द प्रोसेस, एंड ऑल्सो आई हैव रियलाइज्ड कि ये एक नशा है, एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। द फर्स्ट डे जब मैं डायरेक्ट किया ना, I was like, when I had that mic in my hand and I was calling the shots, I felt on top of the world. I felt captain of the ship. तो छोटी बात है, I was like captain of the ocean. You know, ऐसा था मुझे। And you will not believe it, पहला दिन जब शूट किया मैं, और एक दिन शूट बाकी था, I came back home, I called the same composer. I said, दूसरा गाना रेडी करो। Wow. I started working already on the other song, you know. So that gave me a high. So I realized कि when anybody is passionate, उसका जो रिस्क है, उसकी जो ग़िज़ा है, उसको जो उसका पेट भरता है, वो यही चीज है। How nice is that? Well, thank you so much and all the very best for Shiddat and of course the other one जो आपने already काम करना शुरू कर दिया। Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.